हैं। तो अभी हमने रिफ्रैक्शन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह देखे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म, स्नेल्स लॉ वगैरह देखा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसपे कई क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार पूछा जाता है, एपरेंट डेप्थ। उसको हैंडल करते हैं अपन। तो नेक्स्ट लिखिए एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि स्विमिंग पूल वगैरह जो रहता है वो अगर उसकी डेप्थ आपको थोड़ी कम फील होती है अगर पानी से भरा हुआ है ना। कोई ग्लास में अगर पानी भर दो तो उसको देखने पे उसकी डेप्थ कम फील होती है। तो वो जो रीजन है डेप्थ कम फील होने का, बस उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपन एपरेंट डेप्थ। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अपन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पर मेरे पास रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर लिख देता हूँ। डेंसर मीडियम का एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ म्यू ऑफ व्यूअर और म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ओबीजे लिख दिया मैंने। जहां से हम देख रहे हैं उसको लिख दिया म्यू वी, जहां से हम देख रहे हैं उसको म्यू वी लिख दिया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट है जिसे देखा जा रहा है यहाँ से, यहाँ हमारी आईज है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि नीचे डेंसर ऊपर रेयर मीडियम था। तो अपना जो सिचुएशन नॉर्मली होती है कि पानी के अंदर कोई चीज है जिसे हम बाहर से देख रहे हैं, वैसी सिचुएशन है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उससे लाइट रे आपके आईज में आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे मैंने कंसिडर करी जो बिल्कुल सरफेस से परपेंडिकुलर आ रही थी, तो वो तो बिल्कुल सरफेस से बाहर निकल जाएगी। जो लाइट रे बिल्कुल सरफेस से परपेंडिकुलर आएगी वो तो बिना रिफ्रेक्ट हुए सरफेस से बिल्कुल बाहर चली जाएगी, है ना, बिल्कुल बिना बेंड हुए सीधी सीधी चली जाएगी। एक और लाइट रे कंसिडर करते हैं। एक लाइट रे मैं और ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, जो कुछ एंगल पे आ रही थी। जो कुछ एंगल पे लाइट रे आएगी उसका तो रिफ्रेक्शन होगा। वो जितना एंगल नॉर्मल से बनाते हुए आई है उससे कुछ चेंज होके एंगल वो बाहर जाएगी। मान लो बाहर रेयर मीडियम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, है ना। बिकॉज हमारा प्यूपिल का साइज बहुत छोटा होता है। आइज में जो पॉइंट जहां से लाइट रे एंटर करती है उसको प्यूपिल बोलते हैं। वो छोटा सा रीजन होता है, तो बहुत ही छोटे से रीजन में आइज में लाइट रे एंटर करती है। तो प्रैक्टिकली जो लाइट रे हमारी आइज में एंटर करेगी वो इस नॉर्मल वाली लाइट के बहुत क्लोज होगी। प्रैक्टिकली जो लाइट रेस हमारी आइज में एंटर करेगी वो इस नॉर्मल वाली लाइट के बहुत क्लोज होगी। फिलहाल डायग्राम में तो थोड़ा दूर दिखाया मैंने इसे ताकि मैं अच्छे से बना पाऊं, बट प्रैक्टिकली दिस पॉइंट विल बी, दिस रे विल बी वेरी क्लोज टू दिस नॉर्मल लाइट रे। क्या ये समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली हम इस लाइट रे, जो लाइट रे हमारी आइज में एंटर कर पा रही होगी वो इस नॉर्मल के बहुत क्लोज होगी ना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है क्या सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब देखो ये दो लाइटर हमारे आइज में एंटर कर रही है। मान लेते कि दोनों लाइटर हमारी आइज में आ रही थी। हम बिल्कुल सरफेस से एकदम ऐसा परपेंडिकुलर देख रहे थे, एकदम नॉर्मली देख रहे थे, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू कंडीशन में ये दोनों लाइटर हमारी आइज में एंटर कर रही है, तो ये वाले इसके बहुत क्लोज होना चाहिए थी। अब इन दोनों को देखो, इसको पीछे बढ़ाओ, ट्रेस करो पीछे, इसको पीछे ट्रेस करो, तो ये हमें ऑब्जेक्ट से आते हुए नहीं दिख रही है, हमें किसी और पॉइंट से आते हुए दिख रही है। अगर मैंने पीछे बढ़ाया तो हमें लग रहा है कि ये दो लाइट रेस वो एक्चुअली इस पॉइंट से आ रही है। ये बोल देंगे हम इमेज, इसे बोल देंगे इमेज। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस स्टार्ट हुई थी वो रिफ्रैक्शन की वजह से हम जब एयर से देख रहे हैं, बाहर की मीडियम से देख रहे हैं, तो किसी और पॉइंट से आती दिख रही है। दिस इज द इमेज जहां से हमें लाइट रेस आती हुई दिख रही है। एक्चुअली आ रही थी ऑब्जेक्ट से, तो हमें ऑब्जेक्ट ही कहीं और दिखेगा। जहां से लाइट रे आती दिखेगी वहां हमें फील होगा ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट ही कहीं और दिखेगा। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें ऑब्जेक्ट शिफ्टेड फील हो रहा है। इफ यू ऑब्जर्व, ऑब्जेक्ट यहां था पर हमें दिख यहाँ रहा है, मतलब शिफ्टेड फील हो रहा है। क्या है, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट शिफ्टेड फील हो रहा है हमें ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब एक्चुअल सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस होती है, इसे बोल देते हैं हम रियल डेप्थ। रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और हमें ऑब्जेक्ट की डेप्थ जो दिखाई दे रही है उसे बोल देते हैं एपरेंट डेप्थ।
दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सम डेंसर मीडियम और उसे रेयर मीडियम से देखा जा रहा है, या उल्टा भी हो जाए, जब वो डेंसर में है, वो रेयर में है, उसे डेंसर से देखा जाए, इन बोथ केसेस जो एक्चुअल सरफेस से डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, उस पर नहीं दिखता। एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और थी और हमें कुछ और लग रही। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो। तो अभी जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है वो नॉर्मल व्यू के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? नॉर्मल व्यू के लिए। नॉर्मल व्यू का मतलब क्या होता है कि हम सरफेस से परपेंडिकुलरली देख रहे हैं, और सरफेस से परपेंडिकुलर देखने वाले क्वेश्चन आते हैं। हम लोग नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन हैंडल करेंगे वो सब ऐसे ही होंगे जिसमें सरफेस से परपेंडिकुलरली देखा जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल व्यू वाली कंडीशन ही हमें ऑब्जर्व करना है। अब चलो ये एपरेंट डेप्थ कितनी आएगी वो निकालते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह निकालते कितनी आएगी ये। ठीक है, तो देखो मैंने ये पॉइंट O कहा था, इसको I कहा था। लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ठीक है, थोड़ा डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है उसे मैंने I कहा, और जो रिफ्रैक्शन एंगल हो रहा है उसे मैंने R कहा। इंसिडेंस एंगल को मैंने I कहा, रिफ्रैक्शन एंगल को R कहा, है ना। इंसिडेंस एंगल I और रिफ्रैक्शन का एंगल R। अब नाउ दिस एंगल इज I, तो ये वाला भी I होना चाहिए। तो दिस एंगल इज R, तो यही लाइट रे यहाँ गई है, ये वाला भी R होना चाहिए। ट्राइंगल, आप अगर आप ध्यान से देखें, ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB, इसमें ये एंगल I है, एंगल O इज I। तो साइन I हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हो जाएगा O से B की डिस्टेंस, है ना। पर हम B पॉइंट बहुत क्लोज होगा A के, दिस विल बी नियरली इक्वल टू AB अपॉन OA, बिकॉज B इज वेरी क्लोज टू A। ये समझ में आया क्या? क्योंकि हम नॉर्मली देख रहे हैं ना, तो हमारी आईज में जो लाइट एंटर करेगी वो क्या बहुत दूर वाले पॉइंट के एंटर करेगी? नहीं, हमारी आईज में जो लाइट एंटर करेगी वो इसके बहुत क्लोज होना चाहिए। मैंने शुरू में बात करी थी, बिकॉज हमारा पीपल का साइज बहुत छोटा होता है, तो बी पॉइंट शुड बी वेरी क्लोज टू है। तो सर डिस्टेंस, ऑडियो क्लियर नहीं है। ऑडियो क्लियर नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप। अब देखो बी वेरी क्लोज टू ए होगा, ये क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज हमारी पीपल का साइज बहुत छोटा होता है, जो लाइट रे हमारी आईज में एंटर करेगी दोज विल शुड बी वेरी क्लोज, बहुत क्लोज होना चाहिए। तो बी बहुत क्लोज होगा ए के, तो डिस्टेंस ओ बी इज नियरली इक्वल टू डिस्टेंस ओ ए। मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइंगल आई ए बी में देखो, आई ए बी में देखो, इस ट्राइंगल में देखो, मैं यहाँ पे अगर साइन आर लिखूं, देखो इसमें एंगल आई, एंगल कैपिटल आई वो आर है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आर है। तो साइन आर लिखू तो हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज ए बी और हाइपोटेनस विच शुड बी आई बी। और ऊपर जैसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि बी इज वेरी क्लोज टू ए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन आई ए। क्या ये समझ में आया? ये चीज देखो मैंने क्या करा है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। बस अब स्नेल्स लॉ लगा लेते। नाउ बाय स्नेल्स लॉ, नाउ बाय स्नेल्स लॉ हम लिखेंगे म्यू, जहां से लाइट रे आ रही थी, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड इक्वल टू म्यू ऑफ व्यूअर v इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। चलो साइन और साइन आर की वैल्यू जो निकाली थी मैंने सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू साइन आई कितना था, ए बी अपॉन ओ ए शुड इक्वल टू म्यू ऑफ व्यूअर इंटू ए बी अपॉन ओ आई। देखो ए बी और ए बी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते। तो मुझे देखो ओ से आई ए था, सॉरी ये आई ए था, आई ए था। तो आई ए डिस्टेंस मुझे मिल रही है ना, आई ए डिस्टेंस क्या हो रही है, म्यू ऑफ व्यूअर इंटू ओ ए अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ऐसा आ रहा है, आई ए डिस्टेंस तो निकाल सकता ना इधर लाके, है ना। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, ओ ए क्या था, ओ ए क्या था,
ओ से ए की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से ए की डिस्टेंस वाज द रियल डेप्थ, इट वाज द रियल डेप्थ। और आई से ए क्या था, आई से वाज एपरेंट डेप्थ। तो यहां से मुझे समझ में आ गया एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू ऑफ व्यूअर इनटू ऑब्जेक्ट की जो भी रियल डेप्थ थी अपॉन जिस मीडियम में वो डेप्थ थी, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या फॉर्मूला समझ में आ रहा है? हमें एपरेंट डेप्थ निकालना है, मुझे एपरेंटली कितनी डेप्थ पे दिखेगा ऑब्जेक्ट ये निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, जिस मीडियम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, म्यू ऑफ व्यूअर जहां से हम देख रहे हैं उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू रियल डेप्थ अपॉन जिस मीडियम में वो डेप्थ थी उसका म्यू। रियल डेप्थ जिस भी मीडियम में थी, एक्चुअल जिस मीडियम में थी, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट उससे डिवाइड कर दिया। तो डिस्टेंस बाय म्यू, जो डेप्थ थी उसको उसी डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, जिस मीडियम में वो डेप्थ थी उससे डिवाइड कर दिया। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास एपरेंट डेप्थ निकालने की। देखिए सभी बच्चे, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए मुझे, नोट कर लीजिए जल्दी से एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। हमने किस कंडीशन में निकाला इसका भी ध्यान रखिएगा। मैंने ये नॉर्मल व्यू कंडीशन के लिए निकाला है और आपको 99% क्वेश्चन में नॉर्मल व्यू कंडीशन ही देंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी में हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सबको क्लियर? तो अगर आप कोई आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे कि भैया एक स्विमिंग पूल है, मान लो कि 1 मीटर डेप्थ का था, उसकी डेप्थ थी 1 मीटर, अब उसे ऊपर से देख रहे तो उसकी डेप्थ क्या दिखाई देगी, एयर से देखने पर डेप्थ क्या दिखाई देगी? तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं कि 4/3 होता है, पानी से भरा हुआ स्विमिंग पूल है 4/3 होता है, तो बाहर से देखने पर डेप्थ क्या दिखेगी हम निकाल सकते हैं। मान लो स्विमिंग पूल की डेप्थ 1 मीटर थी और उसे हमने वाटर से फिल करा हुआ है, वाटर का म्यू होता है 4/3, ग्लास का 1.5, वाटर का 4/3 स्टैंडर्ड डाटा है। तो बस अब आप इसकी एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो। तो एयर से देख रहे हैं इंटू रियल डेप्थ 1 मीटर, देखने वाले जिस मीडियम में रियल डेप्थ थी वो 4/3, तो ये आंसर आएगा 3/4 मतलब 0.75 मीटर। तो आपको स्विमिंग पूल ओनली 0.75 मीटर का दिखेगा, 3/4 विड्थ का, 3/4 डेप्थ दिखती है उसकी। इज दिस क्लियर? अगर एक पानी का ग्लास भरो तो आपको 3/4 ही फिल्ड दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा उसकी डेप्थ ही कम हो गई पानी से भरने की वजह से। चलिए, तो ये सारे पॉइंट अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो यहाँ पे तो बताइए। अगर ये क्लियर है मैं तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। क्या अच्छे से क्लियर है? चलो, आई होप कि सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि आइस की सरफेस से डिस्टेंस दी गई है आपको, आइस की सरफेस से डिस्टेंस दी गई है ना, आइस की सरफेस से डिस्टेंस कुछ दी गई है। ये डिस्टेंस है हमारे पास सपोज h2, और जो रियल डेप्थ थी वो सपोज h1 थी, रियल डेप्थ सपोज h1 थी, ठीक है। अब मैं पूछूं कि आइस से आपको इमेज की डिस्टेंस क्या दिखेगी, इस इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम आइस क्या होगी, तो क्या जवाब देंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आइस, बताओ क्या जवाब देंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आइस, क्या जवाब देंगे? चलो, ईशान का रिप्लाई आ गया मेरे पास। और कोई? भाई आइस से H2 डिस्टेंस तक, H2 डिस्टेंस तक तो पूरा व्यूअर वाला मीडियम है। H2 plus हाँ, mu V upon mu O into H1। बिल्कुल सही, H2 प्लस एपरेंट डेप्थ, ये होना चाहिए ना। H2 प्लस जो एपरेंट डेप्थ थी, एपरेंट डेप्थ थी म्यू वी इंटू H1 बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिखेंगे अपन ना।
देखो उसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ मैं एक काम करता हूँ, म्यू वी पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ। तो ये ऐसा हो रहा है जैसे H2 बाई म्यू वी प्लस H1 बाई म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, हो रहा है ना ऐसा। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई, ऑब्जेक्ट की आंखों से अपरेंट डिस्टेंस, ये आ गई, देख लो ये। ठीक है, अब देखो मैं इसे जनरलाइज करने वाला। देखिए बताओ, जब लाइट रेस मीडियम में आ चुकी है तो हमें इस मीडियम में देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे इमेज यहाँ है, तो इस मीडियम में हम ऐसा मान सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट इस जगह पे था। फ्रॉम द मीडियम ऑफ म्यू वी हम ऐसा मान सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। हम भूल जाए कि यहाँ पे मीडियम का कोई चेंज हुआ है तो हम ऐसा मान सकते हैं, और इसी चीज को मैं आगे प्रोपोगेट कर दूं, 2-3 बार कर दूं, तो मैं अपरेंट डिस्टेंस मल्टीपल मीडियम के बीच में निकाल सकता हूँ। देखो मान लीजिए आइस देख रही थी यहाँ से, देयर वर मल्टीपल मीडियम इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट एंड आइस के बीच में मल्टीपल मीडियम है, ऑब्जेक्ट और आइस के बीच में मल्टीपल मीडियम। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और वो H1 डेप्थ में था। फिर वहां से H2 थिकनेस तक मुझे μ2 मीडियम दिख रहा है, फिर H3 थिकनेस तक मुझे μ3 मीडियम दिख रहा है, फिर आंखें देख रही है म्यूवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से, और आइस की यहाँ से हाइट थी H4। तो ये मैंने अरेंजमेंट अज्यूम करा। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हम यहाँ से देख रहे हैं, एंड देयर वर सेवरल मीडियम इन बिटवीन। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को मैं μ2 से देखूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट की अपरेंट डिस्टेंस क्या दिखाई देगी, ये रहा फॉर्मूला, इससे निकाल सकते हैं अपन, एम आई राइट, ये रहा फॉर्मूला, इससे निकाल सकते हैं। तो उसके बाद मैं मान लूंगा कि ऑब्जेक्ट इसी में था, μ2 में था। फिर μ2 से μ3 से देखने पर, μ3 से देखने पर कहाँ दिखेगा, फिर से ऐसे ही फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ। फिर आंखों को कहाँ दिखेगा, फिर से फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ। तो बार बार इसी फॉर्मूले को जब मैं अप्लाई करूंगा तो मैं इसे जनरलाइज करके लिखने वाला हूँ, है ना। बार बार सेम फॉर्मूला में अप्लाई करने वाला हूँ तो इसे जनरलाइज करके लिखने वाला हूँ। ये फॉर्मूला क्या आ रहा था, जरा ध्यान से देखो, दिस वाज म्यू ऑफ द व्यूइंग मीडियम, जहां से देखा जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर अंदर देखो डिस्टेंस बाय म्यू लिखा हुआ है ना, ये डिस्टेंस H1 म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट में थी, फिर डिस्टेंस H2 म्यू ऑफ व्यूअर में थी। तो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। इस वाले केस में अब अगर हमें अपरेंट डिस्टेंस पूछ ली जाए तो हम लिखेंगे म्यू ऑफ मीडियम, जहां से देखा जा रहा है, म्यू ऑफ व्यूअर म्यू वी इंटू डिस्टेंस बाय म्यू कर दो। डिस्टेंस H1 म्यू1 में थी, फिर H2 म्यू2 में थी, एंड सो ऑन, H3 म्यू3 में थी, और लास्ट में मैंने H4 म्यूवी में मानी थी। तो डिस्टेंस बाय म्यू, डिस्टेंस बाय म्यू, डिस्टेंस बाय म्यू करके मैंने जनरलाइज कर दिया। अपरेंट डिस्टेंस जब बीच में सेवरल मीडियम आ जाए तो अपन कैसे निकालेंगे, म्यू ऑफ द मीडियम जहां से देखा जा रहा है इनटू डिस्टेंस बाय म्यू। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? सभी बच्चे जल्दी से देखिए। सभी बच्चे यस या नो में रिप्लाई करो फटाफट। इज दिस क्लियर? ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? यस तो आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। ठीक है, मैंने क्या करा है, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है, म्यू ऑफ द मीडियम जहां से देखा जा रहा है इनटू डिस्टेंस बाय म्यू, जनरलाइज कर दिया। ओके, सभी का मेरे पास रिप्लाई आ रहा है यस, वेरी गुड, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो अब मल्टीपल मीडियम इन बिटवीन आ जाए तब भी हम अपरेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलो अब इससे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, अपरेंट डिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ आसान आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे अपन। ये हटा रहा हूं मैं, आई होप कि उधर नोट कर लिया है, नहीं करा है तो वहां जल्दी से नोट कर लो, मैं इधर क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज एक फिश टैंक है, इसमें एक फिश है और वो फिश टैंक वाटर से भरा हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। फिश टैंक वाटर से भरा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3।
ऊपर कोई बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, देयर इज सम बर्ड विच इज फ्लाइंग, है ना। फिश इज द डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, फिश इज द डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, फिश सरफेस ऑफ वाटर से 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो बर्ड को सरफेस से कितनी डेप्थ पे दिखेगी बताओ। apparent depth of fish as observed by bird, apparent depth of fish as observed by bird, apparent depth of fish as observed by bird, करिए। चलो आंसर भी आने लग गया मेरे पास, वेरी गुड। apparent depth of fish as observed by bird, वेरी गुड, सभी बच्चे सही रिप्लाई दे रहे हैं मुझे। चलो मैं भी करता हूं, कैसे कराया जाता है। तो apparent depth वो निकालने का तरीका होता था, देखने वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कौन देख रहा है, बर्ड, बर्ड कहां से दिखेगा, एयर से, इनटू जो एक्चुअल डेप्थ थी, और वो एक्चुअल डेप्थ किस मीडियम में थी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, बस ये था फॉर्मूला अपना। तो सॉल्व कर दो तो देखो 9 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आ गया आंसर, है ना। चलिए पहला पार्ट सही कर दिया आपने, फिश की अपरेंट डेप्थ निकाली। अब मान लो ये जो बर्ड था वो 9 सेंटीमीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा था, वाटर लेवल से 9 सेंटीमीटर की हाइट पे था। अब आपको बताना है अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एट ऑब्जर्व्ड बाय फिश। जब फिश देखेगी तो उसे बर्ड की हाइट क्या दिखाई देगी, वाटर सरफेस से हाइट क्या दिखाई देगी, फिश देख रही है और वाटर सरफेस से बर्ड की हाइट क्या दिखाई देगी बताओ। फिश देख रही है तो वाटर सरफेस से बर्ड की हाइट क्या दिखाई देगी बताइए। फिश इज ऑब्जर्विंग बर्ड, और फिश को बर्ड की हाइट क्या दिखाई देगी। चलो कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन ये। चलो अब मैंने पूछा था कि हाइट ऑफ बर्ड इज ऑब्जर्व बाय फिश, कौन देख रहा है, फिश। फिश कहां से देखेगी, 4/3 से। फिश कहां से देखेगी, 4/3 से। फिश देख रही है तो फिश का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, फिश के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। किसे देखा जा रहा है, बर्ड को। बर्ड से जो लाइट आएगी किस मीडियम से आएगी, 9 सेंटीमीटर की हाइट से, 9 सेंटीमीटर की हाइट से आएगी, और मीडियम क्या होगा वो एयर। तो बस ये आंसर हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो 3 4 12, आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड इज 12 सेंटीमीटर। क्या है, क्लियर है सबको। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक ग्लास की स्लैब थी 10 सेंटीमीटर थिक, देयर इज अ ग्लास स्लैब 10 सेंटीमीटर थिक एंड देयर इज अ फिश फ्लोटिंग बिसाइड दिस ग्लास स्लैब इन वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे। वो ग्लास स्लैब के साइड में एक फिश का एक्वेरियम जैसा कुछ है, वो फिश वहां पे स्विम कर रही है, उसका 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस, और बाहर से देखा जा रहा है फिश को। तो बताओ फिश की अपरेंट डिस्टेंस क्या दिखाई देगी, अपरेंट डिस्टेंस फिश की क्या दिखाई देगी फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से फिश कितनी डेप्थ पे दिखाई देगी। करिए करिए वो क्वेश्चन।
चलो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था इधर। मैंने पूछा है कि यहाँ फिश है जो पानी में स्विम कर रही है और 10 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब है और बाहर से देखा जा रहा है, तो फिश की अपरेंट डिस्टेंस क्या दिखाई देगी? तो हम बाहर से देखेंगे तो एयर से देख रहे हैं, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हमें दिख रही है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, फिर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिख रही है मुझे एयर 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। बस ये होता है सॉल्व करने का तरीका, इसे बस कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो 10 by 1.5 विल बी 20/3 प्लस ये हो गया मेरे पास 60/4, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो 10/2/3, तो 30/2। एलसीएम एलसीएम ले लो, आके सॉल्व कर लो इसे, यू विल गेट योर आंसर। 2 इधर 3 इधर, 40 + 90, 40 + 90 130/6, जो डिवाइड हो रहा है कर देना। चलो इट इज क्लियर? बोलो आ रहा है समझ में ये? 65/3 कुछ आ जाएगा। मुझे किसका आंसर दिव्यांशी का सही दिख रहा था। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वो जो फिश टैंक वाला क्वेश्चन था ना, उसमें थोड़ा सा चेंज करा मैंने। ये फिश है ना, एकदम फिश के बॉटम से, यहाँ बॉटम से 8 सेंटीमीटर की हाइट पे थी, 8 सेंटीमीटर की हाइट पे थी। अब नीचे मिरर है, फिश टैंक में नीचे एक मिरर है ना, फिश टैंक में नीचे क्या दे दिया मैंने, मिरर बना दिया। ठीक है, ये मिरर फिश की इमेज बनाएगा, अच्छा बर्ड की भी इमेज बनाएगा, है ना, दोनों की इमेज बन रही होगी। आपसे क्या पूछा मैंने, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश, फिश की जो मिरर ने इमेज बनाई थी, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश इन मिरर फ्रॉम बर्ड, बर्ड से देखने पर फिश की जो इमेज होगी उसकी डिस्टेंस क्या दिखाई देगी, बर्ड को खुद से कितनी डिस्टेंस पे फिश की इमेज दिखाई देगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से? करिए ट्राई, देख लो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। अथर्व का आंसर भी आ गया। अथर्व कुछ गलत है बेटा, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, 1 का दिया आपने 30 और सेकंड का 40, ओके ओके। चलो करते चेक करते अपन अथर्व। अथर्व महाजन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड अथर्व। चलो ये फिश वाला क्वेश्चन करो, उसका उधर एक नया क्वेश्चन भी दिया है मैंने। मिरर इमेज बनाएगा बर्ड और फिश दोनों की, और आपसे पहले पार्ट में पूछा है एपरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश इन मिरर फ्रॉम बर्ड, मिरर ने जो फिश की इमेज बनाई उसको बर्ड ने कहा देखा, बर्ड से उसकी अपरेंट डिस्टेंस क्या होगी, ये फर्स्ट पार्ट था। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन, ठीक है। फिश 8 सेंटीमीटर हाइट पर है, इन वाटर है, मिरर के सामने ही वाटर है, जो लाइट रे फिश से मिरर को मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, वाटर में मिल रही वो, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे आप मिरर के बारे में जानते हैं उसी डिस्टेंस पीछे से आते दिखती है जितनी डिस्टेंस आगे से वो आती है। तो फिश की इमेज जो मिरर बनाएगा वो बिल्कुल 8 सेंटीमीटर पीछे ही बनाएगा, ऐसे कुछ इमेज होगी, है ना। अब ये इमेज किस मीडियम में दिखेगी, मिरर के आगे 4/3 है तो पीछे भी हमें 4/3 जैसा मानना चाहिए, पीछे भी 4/3 जैसा मानना चाहिए। मिरर के में जो लाइट रे स्ट्राइक हो रही है, इंसिडेंट लाइट रे, वो 4/3 से आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड 4/3 में जा रही है, तो दिस लाइट रे इज इन 4/3, रिफ्लेक्टेड लाइट रे 4/3 में है, तो इमेज 4/3 में, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का मीडियम 4/3, इसका मतलब ये इमेज 4/3 में, तो इमेज को 4/3 में मानना। अब इसकी डिस्टेंस बर्ड से बतानी है,
डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड बतानी थी, याद रखिएगा, बर्ड से डिस्टेंस बतानी है, सरफेस से नहीं, बर्ड से। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, कौन दिख रहा है, बर्ड, बर्ड को 9 सेंटीमीटर दिख रहा है एयर, फिर बर्ड को 12 + 8 प्लस ये पीछे 8 होगा, 12 + 8 + 8, 12 + 8 20, 20 + 8 28, 28 सेंटीमीटर उससे वाटर दिख रहा है ना। मैंने कैसे लिखा है, फिर से सही से फिर से बता देता हूँ। 12 सेंटीमीटर तो फिश तक की हाइट थी, फिर 8 सेंटीमीटर मिरर तक, फिर 8 सेंटीमीटर पीछे इमेज। समझिए अच्छे से मैंने क्या करा है, बर्ड देख रहा है, एयर से देख रहा है, तो बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1, फिर 9 सेंटीमीटर एयर में थी, फिर 12 + 8 + 8 ये टोटल वाटर में थी। क्या ये समझ में आया, अपरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश बाय बर्ड। ये देखो अच्छे से मैंने क्या करा है, कैलकुलेशन बाद में कर लेना, लॉजिक समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो तो उसको कैलकुलेट करके आंसर क्या आएगा वो भी बता ही देता हूँ मैं। तो 12 + 8 + 8 ये हो जाने वाला है 28, 28/4 करेंगे तो 7 आएगा शायद, है ना, हाँ 7 × 3 करेंगे तो 21 + 9 30 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो दिस इज द टाइम टू आस्क। किसी को कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में? अच्छे से क्लियर? सेकंड पे आते हैं, फिर सेकंड पार्ट अब बतानी है अपरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड इन मिरर फ्रॉम फिश। अब बर्ड की इमेज दिखाना है फिश को, बर्ड की इमेज दिखाना है फिश को, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, अब मिरर को बर्ड कहाँ दिख रहा है पहले तो ये सोचना पड़ेगा, मिरर को बर्ड कहाँ दिख रहा है पहले तो ये सोचना पड़ेगा। मिरर को बर्ड ये 20 और ये 9, 29 पे नहीं दिखेगा, अपरेंट डिस्टेंस पे दिखेगा, 29 पे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ रिफ्रेक्शन हो जाएगा। तो मिरर को बर्ड की डिस्टेंस 29 मत ले लेना, अपरेंट डिस्टेंस आएगी, वो क्या होगी लिखते हैं पहले तो, अपरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड बाय मिरर। मिरर के सामने मीडियम 4/3 तो वो 4/3 से देखेगा, फिर उसे दिख रही है टोटल 20 सेंटीमीटर वाटर दिख रहा है, फिर 9 सेंटीमीटर उसे एयर दिख रही है। ऐसे निकालेंगे मिरर को बर्ड की डिस्टेंस क्या दिखेगी वो, 4/3 मल्टीप्लाई कर दो तो 20 + 4/3 यहाँ हो गया 3 × 4 12, तो यार मेरे पास 32 सेंटीमीटर। मिरर को लगेगा कि बर्ड 32 सेंटीमीटर पे, ये चीज समझ में आई। मिरर को लगेगा कि बर्ड 32 सेंटीमीटर पे, तो मिरर को अगर बर्ड 32 पे लग रहा है तो मिरर उतनी डिस्टेंस नीचे इमेज बनाएगा बर्ड की, तो बर्ड की इमेज 32 सेंटीमीटर पे बनेगी, वो बर्ड की कुछ इमेज ऐसी बनेगी 32 सेंटीमीटर पे। ठीक है, थोड़ा ढंग का बना देते बर्ड को, है ना, मान लो ये बर्ड की इमेज है ना, तो ये 32 सेंटीमीटर पे दिखेगी। हम मिरर के पीछे तो वही दिखता है ना जो मिरर के आगे, लाइट रे जो आएगी वो वाटर से आएगी तो रिफ्लेक्टेड भी वाटर में होगी, तो आपको ये मानना है कि वाटर में इमेज है, ये वाटर है और फिश भी वाटर में, इनके बीच में कोई मीडियम का चेंज नहीं है, तो 32 + 8 कर दो। इसकी अब इमेज की डिस्टेंस बताना है फ्रॉम फिश, मीडियम का चेंज नहीं है इसलिए 32 + 8 कर दो, आंसर 40 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। देखो आ रहा है सबको अच्छे से, ये 40 सेंटीमीटर। देख लो किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। देखो अभी क्वेश्चन मैंने नया जो दिया था वो क्या था ये बता देता हूं मैं। इंसिडेंट लाइट रेज एयर से आ रही थी, इंसिडेंट लाइट रेज, पहले क्वेश्चन सुन लो अगला, फिर मैं आपके डाउट जो आ रहे हैं वो हैंडल कर लूंगा। इंसिडेंट लाइट रेज एयर से आ रही थी और वो जाके 10 सेंटीमीटर में मिलने वाली, इन म्यू = 1.5 अगर मैं एक्सटेंड करता लाइट को तो यहाँ मिलती, पर रिफ्लेक्शन होगा कहीं और मिलेगी। तो आपको बताना है डेप्थ एट विच लाइट रे विल कन्वर्ज, कितनी डेप्थ पे कन्वर्ज करेगी। चलो ये क्वेश्चन है, अब तुम्हारे डाउट क्या थे वो देख लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं सेकंड वाला पार्ट अच्छे से नहीं आया, यस मुझे पता है, सेकंड वाला पार्ट एक बार फिर से देख लेते हैं।
वो 30 सेंटीमीटर तो वाटर में भी नहीं है। चलो देख लेते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो सेकंड पार्ट फिर से समझते हैं। मिरर को बर्ड कहाँ दिख रहा है? मिरर जब बर्ड को देखेगा तो ये अपरेंट डिस्टेंस आएगी बर्ड की, ये तो क्लियर होगा आई थिंक सबको, है ना। मिरर को बर्ड की अपरेंट डिस्टेंस ये दिखेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बर्ड की लाइट रे मिरर को लगेगा कि इस हाइट से आ रही, बर्ड से आने वाली लाइट रे मिरर को लगेगा इस हाइट से आ रही। इज दिस क्लियर? मिरर को लगेगा कि 32 सेंटीमीटर की हाइट से मिरर को लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे मिल रही है। इंसिडेंट लाइट रे जो मिरर पे आ रही है वो बर्ड से जो आ रही है लाइट रे वो 32 सेंटीमीटर की हाइट से आ रही है। क्या इसमें कोई समस्या? चलो ये सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब मिरर रिफ्लेक्ट लाइट रे को करेगा, लाइट रे जब रिफ्लेक्ट करेगा तो 32 सेंटीमीटर ऊपर से आ रही है तो 32 सेंटीमीटर नीचे से ऐसा लगेगा ना रिफ्लेक्ट हुई है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी अब वो ऐसा लगेगा कि पीछे 32 सेंटीमीटर से आ रही थी। क्या है बात समझ में आई? रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसा लगेगा कि पीछे 32 सेंटीमीटर से आ रही है। मेरे बात समझो बस जो मैं बोल रहा हूं। रिफ्लेक्टेड लाइट रे 32 सेंटीमीटर से आ रही है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना है अच्छे से। तो आप पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए, उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत से बच्चे मुझे कोई रिप्लाई दे रहे हैं बट मैंने जो कहा पहले वो समझिए, वो आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। इज दिस क्लियर कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिरर से पीछे 32 सेंटीमीटर से आते दिखेगी? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? चलो बच्चे यस बोल रहे हैं मुझे, वेरी गुड, है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट रे किस मीडियम में है? ये किस मीडियम में है? जो मिरर के आगे उसी मीडियम में है ना, जो मीडियम मिरर के आगे उसी मीडियम में है ना, am I right? रिफ्लेक्टेड लाइट रे उसी मीडियम में है ना जो मिरर के आगे है। तो ये किस मीडियम में इमेज है? रिफ्लेक्टेड लाइट का मीटिंग पॉइंट इमेज होता है, ये इमेज है। और एक्चुअली लाइट रे यहाँ तो है ही नहीं, लाइट रे तो यहीं पर है। किस मीडियम में है लाइट रे? ये वाटर में, तो अपन बोलेंगे इमेज वाटर में। रिफ्लेक्टेड लाइट का जो मीडियम है वो इमेज का मीडियम है। इमेज इज डिफाइंड फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो असली में लाइट रे यहाँ नहीं जा रही थी, यहाँ से एक्चुअली नहीं आ रही है वो हमें वाटर में ही लाइट रे है जिन्हें पीछे बढ़ाने पर लग रहा है कि यहाँ से आ रही है। तो ये लाइट रे वाटर में इमेज बना रही है। यू शुड कंसिडर दिस रेस, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे उनको इमेज बनाने, वो इमेज बनाती है। तो ये किस मीडियम में दिख रही है? वाटर में। तो वी विल से दैट इमेज इज इन वाटर। दिस इमेज हमें वाटर में देखने पे लग रही है, इमेज यहाँ पर है, वाटर में से दिख रही है हमको कि यहाँ पर है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस। नाउ अब कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि यार 32 सेंटीमीटर तो ऊपर पानी है ही नहीं, तो आपको पानी की इमेज थोड़ी बनानी है बच्चों। आपको तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसा लग रहा है कि पीछे 32 से आ रही है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है तो मीडियम वाटर में ना, तो पानी के अंदर वो इमेज है। और फिश भी वाटर में ही थी। फिश कहाँ पे थी? 8 सेंटीमीटर पे थी यहाँ पर, यहाँ कहीं बैठी थी फिश 8 सेंटीमीटर पे, तो उसे 8 + 32 40 सेंटीमीटर अपरेंट डिस्टेंस दिखेगी। चलो क्या सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया? हर्षित 32 - 8 नहीं प्लस करेंगे ना, मिरर के नीचे 32 और मिरर के ऊपर 8 फिश, तो 8 + 32 होना चाहिए ना। हर्षित इज दिस क्लियर? यस, ओके। सेकंड पार्ट में किसी को कुछ भी अभी भी डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो। सेकंड पार्ट क्लियर अच्छे से? चलो एक अनिश का क्वेश्चन आया, मिरर के दोनों साइड अलग अलग मीडियम हो तो ऊपर वाला कंसीडर होगा। बेटा मिरर के पीछे का मीडियम का मुझे कोई लेना देना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उससे। मिरर के नीचे क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं होता। मिरर पे लाइट रे जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मिरर के पीछे असली में थोड़ी लाइट रे जाती है, तो पीछे क्या है हमको उससे कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं उससे। मनीष क्लियर? एक्चुअली मिरर के पीछे लाइट रे तो जाती है ही नहीं, तो हमको मतलब ही नहीं पीछे क्या है उसके। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ। मेरे पास कई बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, वेरी गुड।
हटा रहा हूँ ये सब मैं पिछले वाला क्वेश्चन। ओके चलिए निकालते हैं अपन, आंसर क्या आएगा। इंसिडेंट लाइट रे किस मीडियम में है, बताओ किस मीडियम में इंसिडेंट लाइट रे, जल्दी से रिप्लाई करो, किस मीडियम में, एयर में। तो एयर में लाइट रे 10 सेंटीमीटर पे मिल रही है, एयर की लाइट रे को बढ़ाने पे 10 सेंटीमीटर पे मिल रही है। दिस 10 सेंटीमीटर शुड बी टेकन इन एयर, दिस 10 सेंटीमीटर शुड बी टेकन इन एयर। तो एयर से जो लाइट रे आ रही है वो 10 सेंटीमीटर पे मिलने वाली थी, और उन्हें कहां से देखा जा रहा है 1.5 से, तो 15 सेंटीमीटर पे मिलेगी आपको आंसर, सरफेस से 15 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगी। समझ में आ रहा है ये। इंसिडेंट लाइट रे एयर में है, एयर की लाइट रे जाके मिल रही थी 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 सेंटीमीटर वॉज इन एयर, देखना है 1.5 से, तो ये आएगी अपरेंट डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगी। बताओ क्लियर शिवांश, अब क्लियर, क्लियर। चलो और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझे, मैंने कैसे करा समझ में आया। ये इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट बना रही है यहाँ पर, किस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, कोई पूछे ऑब्जेक्ट का मीडियम क्या है, तो एयर, ऑब्जेक्ट का मीडियम क्या है, एयर, बिकॉज इंसिडेंट लाइट रे एयर में, ठीक है। एयर में 10 सेंटीमीटर पे जाके मिलने वाली थी, एयर के अंदर मिल रही थी 1, बाहर देखने वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये आ गया आंसर 15 पे मिलेगी। चलो वेरी गुड। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। देखिए नया कॉन्सेप्ट एक देख रहे हैं अपन, लेटरल शिफ्ट। आई हैव अ ग्लास स्लैब, आई हैव अ ग्लास स्लैब विच हैज सम थिकनेस टी। ये कोई स्लैब है, स्लैब मतलब इसकी सरफेस पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल ग्लास स्लैब भी बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्लास स्लैब। पैरेलल का मतलब इसकी सरफेसेस पैरेलल है आपस में, ठीक है। अब कोई लाइट रे अगर इस पर इंसिडेंट होती है, कोई लाइट रे सपोज यहाँ इंसिडेंट हुई थी, तो ड्यू टू चेंज इन मीडियम वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो सकती है, तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं गई, वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड हो गई। फिर जब वापस यहाँ पे टकराएगी, मान लो इस साइड एयर था, तो यहाँ पर भी एयर मान लेता हूं मैं, दोनों तरफ सेम मीडियम है, तो एयर से आ रही है, कुछ बेंड हुई, वही एंगल आर यहाँ पे होगा। इफ दिस इज आई देन दिस शुड बी आर, और वही आर यहाँ पे होगा, तो आर पे आने वाली फिर से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से फिर से आई एंगल पे जाएगी। दिस लाइट रे शुड गो एट आई एंगल विथ नॉर्मल, तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल निकलेगी। इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से आई पे आई थी, रिफ्रैक्टेड नॉर्मल से आई पे जा रही है, तो ये दोनों पैरेलल होगी, दिस टू शुड बी पैरेलल। ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल बाहर जाएगी, लाइट रे अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल बाहर इमर्ज होगी। क्या ये अच्छे से क्लियर हो रहा है, लाइट रे अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल इमर्ज हो रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा सा शिफ्ट होके निकल रही है, बस यही जो डिस्टेंस है इसी को कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। लाइट रे थोड़ा सा शिफ्ट होके निकलती है, बस ये जो डिस्टेंस आती है उसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है और इंसिडेंस एंगल आई, रिफ्रैक्शन का एंगल आर है, तो आई आर टी इनके टर्म में बताओ लेटरल शिफ्ट कितनी आएगी। फाइंड रिलेशन फॉर लेटरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ टी आई एंड आर, करिए ट्राई एक बार। फाइंड रिलेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ टी आई एंड आर, करिए ट्राई। नहीं रचित, रचित गलत है ये। गगनदीप का आंसर सही है, वेरी गुड गगनदीप। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, ये पॉइंट ए मान लो,
ये बी मान लो, ए से ये पूरा परपेंडिकुलर यहाँ ले जाओ, इसको सी मान लो, बी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको डी मान लो। तो लेटरल शिफ्ट इज दिस बीडी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है लेटरल शिफ्ट बीडी, है ना, लेटरल शिफ्ट इज बीडी। तो आपको बीडी निकालना है। कैसे निकालोगे? तो इस ट्राइंगल के अंदर ये निकाल लीजिए ए बी, और एक बार ए बी आ गया तो इस ट्राइंगल में तुम जो भी साइन वाइन जो भी लगाना है वो लगा के आप निकाल सकते हो। फिर कर लीजिए ट्राई एक बार। हाँ सही है बेटा, क्रिश का आंसर आ रहा है। चलो मैं भी करो, काफी बच्चों ने रिप्लाई दे दिया मुझे, तो मैं भी सॉल्व करके बताता हूँ। अक्षत का भी सही आ गया, तनिष्क का बेटा गलत है। देखो, see that distance AC is T, डिस्टेंस AC T पता है। तो अगर आप ट्राइंगल ABC में देखें, ये एंगल R है, तो आप साइन R क्या लिखेंगे इसमें, सॉरी कॉस R क्या लिखेंगे? कॉस R होना चाहिए हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज AC और हाइपोटेन्यूस इज AB। तो आप AB निकाल सकते हो, वो हो जाएगा AC बाय कॉस R, इन AC इज T, तो T बाय कॉस R। तो आपको AB पता चल गया, और जब AB पता चल गया, देखो ये एंगल R और ये यहाँ आई एंगल था, तो ये पूरा एंगल आई होगा यहाँ से यहाँ, तो बचा हुआ एंगल शुड बी I माइनस R, दिस एंगल इज I माइनस R। अब इस ट्राइंगल ABD में देखो, ट्राइंगल ABD, इसमें जो एंगल A आ रहा है ना वो I माइनस R है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें फिर से साइन लॉ लगा दो, तो साइन I माइनस R शुड बी परपेंडिकुलर, इसके सामने की साइड BD अपॉन हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने, ये रहा 90, इसके सामने साइड है AB। तो सॉल्व करके अब BD निकल जाएगा, BD हो जाएगा AB इंटू साइन I माइनस R, और AB निकाला था अपन ने T बाय कॉस R, तो वो सब्स्टिट्यूट करो, T बाय कॉस R, दिस वाज AB इंटू साइन I माइनस R। तो ये आ गया लेटरल शिफ्ट हमारे पास। देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताओ। लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट क्लियर? वैसे तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया था। तनिष्क आपको क्लियर? ठीक है। अब मेरे पास कुछ बच्चों का आंसर कुछ अलग भी आया था, वो उन्होंने मुझे कुछ दूसरा चीज का आंसर दे दिया था। लेटरल शिफ्ट से ही एक और रिलेटेड चीज होती है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट वो क्या होता है वो समझते हैं अपन। नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखा जा रहा था यहां से, और एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की आपसे जो है वो है कुछ L, है ना। अब अगर मैं बीच में कोई ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दूं, कोई ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दो बीच में, मैंने कोई ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दी, कोई T थिकनेस की एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दी, तो बिकॉज ऑफ दिस ग्लास स्लैब क्या मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस L ही दिखाई देगी क्या? क्या मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस L ही दिखाई देगी क्या? नो, है ना। ऑब्जेक्ट मुझे अपरेंट डिस्टेंस पे दिखाई देगा, सही बात है क्या? ऑब्जेक्ट मुझे अपरेंट डिस्टेंस पे दिखाई देगा। ये मेरी ग्लास स्लैब है कोई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो मुझे अपरेंट डिस्टेंस दिखाई देगी, एम आई राइट? है ना, अपरेंट डिस्टेंस दिखाई देगी, ठीक है। अब वो अपरेंट डिस्टेंस कितनी होती है हम निकाल सकते हैं, कितनी होती है हम निकाल सकते हैं। तो अपरेंट डिस्टेंस वो होगी देखने वाले मीडियम का, एयर के सामने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर है, देखने वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस बाय म्यू। टी डिस्टेंस है म्यू में, और बची हुई L माइनस टी एयर में, तो ये अपरेंट डिस्टेंस आ गई। अगर आप इसे अच्छे से लिखो तो ये आ रहा है L माइनस टी प्लस टी बाय म्यू, उसमें से थोड़ा सा सही कॉमन लेके टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। नाउ दिस लेंथ इज लेस देन टी, ये जो लेंथ है वो टी से छोटी है, क्योंकि यहाँ म्यू जो होता है वो एक से बड़ा ही होता है नॉर्मली,
न्यू एक से बड़ा होता है तो ये नंबर एक से छोटा, 1 माइनस एक से छोटा नंबर विल बी अ फ्रैक्शन, t into a fraction will be less than t. So L plus something and that something is less than t. So this is less than the actual distance. ये actual distance से कम आ रही है. Apparent distance is lesser than the actual distance. तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास में शिफ्टेड फील हो रहा है ना आपको. Apparent distance का मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास में शिफ्ट हो रहा है. ऑब्जेक्ट की इमेज थोड़ी सी पास में बन गई है. कितनी शिफ्ट हुई है? इसे हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट. ऑब्जेक्ट की इमेज आपको कितने डिस्टेंस पे दिख रही है ऑब्जेक्ट से, इसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट. तो वो निकाल सकते. ये थोड़ा सा मैंने शायद यहाँ पे इसको गलत नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, इसको सही से लिख दूं मैं यार. L माइनस टी प्लस टी बाय म्यू ये होगा ना. तो माइनस कॉमन टी कॉमन लेंगे तो माइनस आना चाहिए, माइनस टी कॉमन लो तो माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस में होना चाहिए. L माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू ये होना चाहिए था. इज इट क्लियर? अब एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के आइज से L है और ये अपरेंट डिस्टेंस दिख रही है. इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, यू विल गेट शिफ्ट. इनका डिफरेंस ले लो, यू विल गेट शिफ्ट. तो यहाँ से जो शिफ्ट मिल जाएगी मुझे हो जाएगी L माइनस दिस अपरेंट डिस्टेंस. और सॉल्व करोगे तो ये जो शिफ्ट आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू. So because of a glass slab, when an object is observed with a glass slab, एक glass slab बीच में उसे डाल के अपन ऑब्जर्व करें तो थोड़ा शिफ्टेड दिखता है. कितना शिफ्टेड दिखता है उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट. एंड दैट फॉर्मूला फॉर शिफ्ट इज T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू. और कैसे निकाला मैंने? बहुत आसान, वही अपरेंट डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से निकाला. देखो सब बच्चे यहाँ पे क्या करा है अपन ने. क्या ये क्लियर है अच्छे से? चलो सभी बच्चे अगर आ गया है तो यस रिप्लाई करें. सभी क्या नॉर्मल शिफ्ट समझ में आया अच्छे से? चलो वेरी गुड. आ गया सर. पिछले वाले में आई माइनस आर, पिछले वाले में आई माइनस आर. हाँ ये आई माइनस आर था. देखो ये आई माइनस आर होएगा भाई. ये इंसिडेंट लाइट की नॉर्मल से जो एंगल था वो आई, तो यहाँ भी आई, ये टोटल आई और ये आर, तो बचा हुआ आई माइनस आर. हर्षित अब आया? ओके चलिए. तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है अपन ने पढ़ा. अच्छा इसको रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं अपन की शिफ्ट ऐसे ही होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे चले जाएगा. रे डायग्राम से भी आप बना सकते हो. आप अगर रे डायग्राम बनाओ उससे भी समझ में आ सकता है. ये मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे को अपन ड्रॉ करते हैं. एक लाइट रे सीधी सीधी भेजूंगा तो सीधी सीधी चली जाएगी, वो तो सरफेस के नॉर्मल. एक कुछ एंगल पे भेज दो, पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी थोड़ी सी, फिर वापस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल निकल जाएगी. अब वो ओरिजिनल डायरेक्शन पैरेलल जो लाइट रे बाहर जा रही है उसे पीछे एक्सटेंड करो तो देखो हमें कहीं और से आते दिख रही है ना. वो अभी डायग्राम थोड़ा सा सही करता हूँ मैं. ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल जा रही है, इसे पीछे एक्सटेंड करो तो हमें कहीं और से आते हुए दिख रही है. यहाँ इमेज बन गई. तो ये लाइट रे से भी अपन समझ सकते हैं इमेज. इधर आइए. ठीक है. अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का. मान लो कि कॉन्वर्जिंग लाइट रे आ रही थी, इंसिडेंट लाइट रे इस तरह से आ रही थी, कॉन्वर्जिंग नेचर की थी, तो वो फिर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना. डाइवर्जिंग लाइट रे थोड़ी आगे शिफ्ट होती है और कॉन्वर्जिंग लाइट रे फिर इस तरफ शिफ्ट होगी. यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ. इसका ध्यान रखिएगा. इज दिस क्लियर? चलो अभी एक शिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पे भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़े से वेलोसिटी के क्वेश्चन वगैरह भी करना है अपन को, वो सब करेंगे. There is a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर. चलो 10 दे देते हैं, चलो 10 दे देते हैं. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. There is an object at a distance of 21 centimeter. At a distance of 21 centimeter from the pole.
at a distance of 21 centimeter from the pole, and we have inserted a glass slab. We have inserted a glass slab of mu equal to 1.5 and thickness 3 centimeter. हमने एक ग्लास स्लैब बीच में डाल दी है जिसका म्यू है 1.5 और थिकनेस है 3 सेंटीमीटर. चलो, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी बताइए? पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए. ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज की पोजीशन क्या आएगी बताइए? अथर्व बिल्कुल सही, अथर्व बिल्कुल सही, वेरी गुड. तो पुरानी थ्योरी सब हटा रहा हूं मैं. आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी. अक्षत, अर्चिता, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए. अक्षत, आपका जवाब का मतलब क्या है समझिए अच्छे से. निशान बिल्कुल सही. क्रिश गलत है बेटा. अनिश गलत है. ध्रुव गलत है. शिवांश सही है. शिवांश, इसका मीनिंग समझो कि क्या हो रहा है. शिवांश नहीं बेटा, गलत है, सॉरी. अथर्व महाजन बिल्कुल सही. अर्चिता, अच्छे से सोचो, थोड़ी सी गलती है आपके आंसर में, सोचिए अच्छे से. दिस इज स्लाइटली इनकरेक्ट, कुछ छोटा सा गलत कर रहे हो आप. थोड़ा सा और सोचना चाहिए आपको बस. गगनदीप बिल्कुल सही. चलो, अब मैं भी बताता हूँ कैसे करना है. देखो, ऑब्जेक्ट मिरर को 21 पे नहीं दिखेगा. ऑब्जेक्ट मिरर को 21 पे नहीं दिखेगा. व्हाई? बिकॉज स्लैब से शिफ्टिंग होगी. कितना शिफ्ट होती है? तो शिफ्ट का फॉर्मूला जस्ट अभी पढ़ा था अपन ने, वो आता था टी, दैट इज 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू. म्यू इज 1.5. कैलकुलेट करो, ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर शिफ्टेड दिखेगा. 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करोगे तो 20 सेंटीमीटर पे आ जाएगा. 20 सेंटीमीटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर. मिरर का देखिए 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 20 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना. तो इसका मतलब जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होके यहाँ से निकलेगी. इसको थोड़ा सा मैं बेंड करता हूँ टुवर्ड द नॉर्मल. तो जब वो यहाँ से निकलेगी बाहर तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल ऐसे निकलेगी. ठीक है. और ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ फील हो रहा है. कहाँ पे फील हो रहा है? 20 सेंटीमीटर पे फील हो रहा है. तो 20 सेंटीमीटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर. मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आते दिखेगी. मतलब लाइट रे मिरर को क्या लगेगा कि नॉर्मली आ रही है. नॉर्मली आती लाइट रे तो वापस पास रिट्रेस करेगी. तो मिरर बोलेगा लाइट रे को जाकर वापस 20 पे मिल जाओ. मिरर से लाइट रे वापस रिट्रेस करेगी पास और वापस 20 पे मिलने वाली होगी. पर फिर से स्लैब आएगी ना. स्लैब फिर से आएगी तो फिर से वो रिफ्रेक्शन होके वापस ऑब्जेक्ट पे चली जाएगी ना लाइट रे. वापस से स्लैब से रिफ्रेक्शन होगा तो फिर ऑब्जेक्ट पे इमेज हो जाएगी ना. फिर से 1 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग होगी ना. तो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट पे इमेज बनेगी. कई बच्चों का जवाब था 20 सेंटीमीटर. उन्होंने ये सोचा नहीं कि लाइट रे वापस से स्लैब से पास होगी तो ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाएगी. आ रहा है समझ में? यस. देखिए सभी बच्चे,
लाइट रे वापस से स्लैब से पास होने वाली है, सेकेंड टाइम स्लैब से पास होगी तो फिर शिफ्टिंग होगी। पहले शिफ्टिंग उधर हुई थी, फिर इंसिडेंट लाइट रे कॉन्वर्जिंग नेचर की है, कॉन्वर्जिंग नेचर केस में उल्टा डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, तो फिर इधर 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होके ऑब्जेक्ट पे इमेज। ठीक है, हर्षित पूछ रहा है वापस मतलब भाई ये लाइट रे जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो स्लैब से फिर से पास होगी ना, देयर विल बी वन मोर टाइम शिफ्टिंग बाय ग्लास स्लैब, इमेज भी शिफ्ट होगी ग्लास स्लैब की वजह से। चलो वेरी गुड, ओके। तो ये अपन ने क्वेश्चन देखा है ना। अच्छा, इसमें मैं ग्लास स्लैब को एक काम करता हूँ, मिरर से चिपका देता हूँ, इनफैक्ट मिरर के आगे ग्लास स्लैब बना देते, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते। अब देखो, अब नया क्वेश्चन, दिस इज अ मिरर जिसके आगे थिक ग्लास स्लैब है, जिसके आगे थिक ग्लास स्लैब है। मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एंड ये लगभग 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक की ग्लास स्लैब है। कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्लास स्लैब है। ठीक है, मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, और उस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था सरफेस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, सरफेस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, मैंने क्या दिया है, मिरर और स्लैब के बीच में कुछ एयरवेयर है ही नहीं, स्लैब की सरफेस ही कर्व्ड करी है और उसको मैंने मिरर बना दिया। क्वेश्चन समझ लो अच्छे से क्या है। ठीक है, चलिए आप बताइए इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन यही है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। करिए, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, करो वो ट्राई। अथर्व, दोनों अथर्व का आंसर आया, दोनों का अलग अलग है, तो दोनों ही वापस से ट्राई करो, देख लो एक बार कुछ गलत तो नहीं करा आपने, चेक कर लो। केतन, आपका तो और भी अलग आंसर है, तो आप भी वापस चेक करो। सम मिस्टेक। ईशान, नहीं बेटा, गलत लग रहा है। चलो नहीं, चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। मिरर को ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, सबसे पहले तो ये निकालते हैं। मिरर को ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, सबसे पहले तो ये निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। मिरर को ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, तो मिरर के सामने क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 2, तो मिरर को 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखना है, मिरर को 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखना है। ठीक है, फिर 20 सेंटीमीटर मिरर को दिख रहा है 2 में है, 10 सेंटीमीटर मिरर को दिख रहा है एयर में, तो एपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। ये प्लेन सरफेस है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस प्लेन सरफेस, ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस प्लेन सरफेस मिरर को ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्टेड फील होगी, तो वो शिफ्टेड फील होगी, वो करने के लिए मैंने एपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए एपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो यहाँ से मिरर को क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो निकाल लेते, 2 मल्टीप्लाई कर देते, तो 20 + 20 40 सेंटीमीटर। मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर है, क्या ये क्लियर? मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर। चलो अब मिरर इमेज क्या बनाएगा वो देखते हैं। तो इमेज बाय मिरर ये निकालते, कैसे निकालेंगे? मिरर फॉर्मूला 1/f, f क्या हो जाएगा इसका? -10 = 1/v मुझे निकालना है, प्लस 1/u -40। सॉल्व करते वो -40 इधर लाते, +40 हो जाएगा,
1/40 -1/10, इसे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो -3/40, मतलब v आ गया -40/3, -40/3। मिरर ने इमेज बनाई -40/3 पर, मिरर ने इमेज बनाई -40/3 पे। नॉट क्लियर। गगनदीप कहाँ पे डाउट है? क्या ये पहली चीज क्लियर? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मैंने कैसे निकाला भाई? मिरर के आगे 2 मीडियम है, यहाँ प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट आपको कहीं और दिखता है। कितने डिस्टेंस पे दिखता है? अपरेंट डिस्टेंस क्या दिखती है वो निकाला मैंने। अपरेंट डिस्टेंस कैसे निकाली? मिरर के सामने मीडियम 2 है तो मीडियम 2 मीडियम से मिरर देख रहा है, डिस्टेंस बाय म्यू कर दिया, 20 डिस्टेंस इन 2 एंड 10 सेंटीमीटर इन एयर। गगनदीप आ रहा है क्या अभी? क्लियर। चलो फिर मिरर को ऑब्जेक्ट लग रहा था -40 पर, तो इमेज क्या बनेगी वो निकाला, -40/3। इसका मतलब जो लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है 40/3 पे मिलने वाली है, 40/3 इज लेस देन 20, तो यहाँ कहीं बीच में मिलने वाली है। ऐसा कुछ होने वाला है, लाइट रे यहीं कहीं मिल जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। बट दिस लाइट रे विल ट्रेवल, दिस लाइट रे विल नॉट स्टॉप हियर, दे विल ट्रेवल फर्दर और वापस से रिफ्रेक्शन होगा, फिर रिफ्रेक्शन होगा, फिर एयर में जाएगी लाइट रे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी ना, तो बाहर से देखने पे फिर कहीं और डिस्टेंस से आती दिखेगी ना अपन को, वापस से रिफ्रेक्शन होगा ना यहाँ पे, ठीक है, वापस से रिफ्रेक्शन होना चाहिए। तो बाहर से देखने पे हमें जो लाइट रे मिरर से 40/3 पे मिलने वाली थी वहां नहीं दिखेगी, कहीं और दिखेगी। क्या ये क्लियर हो रहा है? एक बार और शिफ्टिंग करना पड़ेगी हमको, नो समझ में आ रहा है? सर। हाँ फिर से देख लो, मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो 40/3 पे मिलने वाली, 40/3 पॉइंट अंदर ही कहीं आ जाएगा, है ना, दैट डिस्टेंस इज लेस देन 20, तो डेफिनेटली 20 से कम है, तो यहाँ कहीं पे मिरर की इमेज है, मिरर की बनाई हुई इमेज यहाँ कहीं पर है, दिस इज इमेज बाय मिरर। अब यहाँ से लाइट और आगे जाएगी तो फिर इस सरफेस से रिफ्रेक्शन होगा ना, सरफेस से रिफ्रेक्शन होगा तो एक बार रिफ्रेक्शन और कराना है। मैंने फाइनल इमेज कहा है, फाइनल, फाइनल का मतलब कि जब सब कुछ हो जाए उसके बाद की इमेज, एक बार और इमेज बनेगी यहाँ पे, एक बार और रिफ्रेक्शन होगा, ठीक है। चलो अब एक तरीका करने का ये होगा कि ये डिस्टेंस 40/3 थी तो बची हुई डिस्टेंस निकाल लो, बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? 20 - 40/3, मतलब 20/3 बचेगा, है ना, 20 - 40/3, 20 - 40/3 विल बी 20/3, तो दिस डिस्टेंस इज 20/3। 20/3 से लाइट आ रही है और एयर में जा रही है, तो एयर में देखने पे अपरेंट डिस्टेंस क्या दिखेगी वो निकाल लो। नाउ इसकी अपरेंट डिस्टेंस फ्रॉम एयर, अपरेंट डिस्टेंस फ्रॉम एयर, सरफेस से 20/3 से लाइट आ रही थी, कहां से आ रही थी? ग्लास म्यू इक्वल टू 2 से आ रही थी और एयर से देख रहे, तो आएगा 10/3। फाइनली आपको ऐसा लगेगा लाइट रे, इस सरफेस से थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के दिखाऊं मैं, तो जो लाइट रे आ रही थी वो आ रही थी 20/3 से, लेकिन जब रिफ्रेक्ट होगी तो 10/3 से आगे आते दिखेगी आपको। ये म्यू इक्वल टू 2, म्यू इक्वल टू 1, ये लाइट रे यहाँ से आ रही थी, इमेज बाय द प्लेन मिरर, बाय द कर्व्ड मिरर इज एट 20/3, और रिफ्लेक्शन की वजह से वो 10/3 से आते दिख रही। चलो क्या ये क्लियर हुआ? तो फाइनल इमेज इज एट डेप्थ ऑफ 10/3 फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम दिस ग्लास सरफेस 10/3 की डेप्थ पे बन रही है, ठीक है अच्छे से। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। क्या इसमें कोई भी डाउट है? नो। चलो वेरी गुड। अब इसको करने का एक और तरीका बताता हूं मैं, है ना, मुझे एयर से देखना है और सरफेस से कितनी डेप्थ पे इमेज दिखेगी, इसे देखने का एक और तरीका बताता हूं। पहले तो ये तरीका आ गया ना अच्छे से, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता दो। इज दिस क्लियर? क्लियर। चलो एक और तरीका बताता हूं मैं, एक और तरीका, ठीक है, एक और तरीका, ध्यान से देखिए। मिरर ने इमेज बनाई थी -40/3 पे, मिरर ने इमेज बनाई थी -40/3 पे, जो भी वो डिस्टेंस है
मिरर ने मान लो कि पीछे इमेज बनाई है, मिरर पीछे इमेज बनाता है ऐसा मान लो, और डिस्टेंस को साइन के साथ रख देना। अगर वो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी तो ऑटोमेटिकली सही कर रहे हैं अपन, नेगेटिव आएगी तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा, साइन के साथ रखने से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है। तो बाहर से देखना है, एयर से देख रहे हो, देखने वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, 20 सेंटीमीटर म्यू इक्वल टू 2 में है, 20 सेंटीमीटर म्यू इक्वल टू 2 में है। मिरर इमेज कहाँ बना रहा है, v डिस्टेंस पे बना रहा है, जो भी वो v है विथ साइन रख दो। मिरर के पीछे वही मीडियम मानते हैं जो मिरर के आगे है, मिरर के पीछे वही मीडियम मानते हैं जो मिरर के आगे। तो इस एयर से देखने पे इमेज कहाँ दिखेगी वो निकालना था मुझे। तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 20 सेंटीमीटर मुझे एयर में दिख रही है, और मिरर ने पीछे इमेज का बनाई है v डिस्टेंस पे, एंड दैट v डिस्टेंस शुड बी कंसिडर्ड इन द सेम मीडियम एज बिफोर द मीडियम, बिफोर द मिरर। तो म्यू इक्वल टू 2 में देखो मैंने क्या करा है, इसमें v को रख दो, ये देखो सॉल्व करो, इसको v की वैल्यू पुट कर दो, सेम आंसर आएगा, 10/3 आएगा। देखो अच्छे से 10/3 आ रहा है कैसे, कैलकुलेट करो, ये हो रहा है 10 प्लस v/2, v कितना था -40/3, बाई 2 करेंगे तो -20/3, 10 -20/3 10/3। तो आपको फिर से दिख रहा है कि सरफेस से 10/3 पर इमेज, ठीक है। दिस सेकेंड मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जो लाइट रे आपको यहाँ अंदर दिखी ना, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो सेकेंड मेथड इज मोर जनरल, द फर्स्ट मेथड इज स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन, सेकेंड मेथड इज मोर जनरल, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिरर ने इमेज जो भी बनाई है वो मान लो कि प्लस आ रहा था, v मान लो प्लस आ रहा है, एयर से देखना है तो एयर से देखने पे अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आपको इमेज की अपरेंट डिस्टेंस मिल जाएगी। ये तरीका आया कि नहीं आया बताइए अच्छे से, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये आया कि नहीं आया, देखिए अच्छे से बताइए। एक बार रिपीट कर दूं, गगनदीप बोल रहा है, बता देते फिर से। हम देख रहे एयर से, यहाँ से देख रहे एयर से, तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, देखने वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिर अंदर 20 सेंटीमीटर तो मुझे दिख रही एयर, मिरर के पीछे इमेज बन रही है ऐसा मान लो v डिस्टेंस पे, और मिरर के पीछे वही मीडियम होता है जो मिरर के आगे होता है। v को विथ साइन रख दो, ऑटोमेटिक आपको सही डिस्टेंस मिल जाएगी, ऑटोमेटिक सही डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, जिसमें आपको ये जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस की, है ना, आपको इस लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, इस वाले लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूं ना मैं, इसको मैं कर देता हूं 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं, इसको 10 कर देते, एक काम करते और यहाँ फोकल लेंथ को 20 कर देते। अब करो, अब क्वेश्चन करो, मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है, फोकल लेंथ 20 कर दी मिरर की, और ये डेप्थ केवल 10 सेंटीमीटर कर दी है, और उस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे अपन, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है। अब बताइए इमेज क्या बनेगी फाइनल, करिए ट्राई, नया क्वेश्चन दे दिया है, करिए ट्राई। ईशान पूछ रहा है मिरर से इमेज ग्लास के बाहर बनेगी तो ये नहीं करना होगा। बेटा मिरर से इमेज कहीं भी बने, ये सेकंड तरीका आपको हर केस में रिजल्ट दे देता है, ये इसकी ये खासियत है, सेकंड तरीका इज बेटर फॉर एवरी केस, ठीक है। तो जो नया केस, नया क्वेश्चन दिया ना मैंने, जरा ध्यान से देखो, इसको करके देखो तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। चलो डाटा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन का, करिए ट्राई। अथर्व का आंसर आ गया, देखते हैं अथर्व, चेक करते। बाकी बच्चे भी जल्दी से कर लीजिए इसे।
अथर्व महाजन का भी आंसर आ गया है, ठीक है, चेक करते। सबके आंसर लेकिन अलग आ रहे हैं, आप वापस से चेक कर लो, किसी का तो गलत है। मेरे पास काफी सारे आंसर्स आए हैं और सब थोड़े अलग अलग है ना, तो उसको मैं भी सॉल्व करता हूँ। ओके, करने का तरीका तो वही रहेगा। सबसे पहले मिरर को ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है ये निकालेंगे, मिरर को ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है ये निकालेंगे। तो अपरेंट डिस्टेंस फॉर मिरर, मिरर के सामने 2, अब मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर है एयर, 10 सेंटीमीटर है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2, देन 10 सेंटीमीटर एयर। तो इसे सॉल्व करो, ये आएगा 10 प्लस 20 दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब की बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 आ जाएगी, तो यहाँ पे बस मुझे 30 रखना है। सॉल्व करते हैं इसे, ये -1/30 इधर आके +1/30 हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 1 - 3 दैट इज -2/30 है ना। तो v की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते, कुछ गलती तो नहीं हुई है। फोकल लेंथ अच्छा गलत है यहाँ पे, फोकल लेंथ -20 थी, तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। -1/30 इधर आके +1/30 -1/20 एलसीएम ले लो, यहाँ 3 मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे आएगा 60, यहाँ 2 -3, यहाँ से v आ रहा है मेरे पास -60, v आ रहा है -60। अब जो कॉन्केव मिरर इमेज बना रहा है वो देखो, कॉन्केव मिरर से 60 सेंटीमीटर पे, एंड दैट इज बिहाइंड, दैट इज आफ्टर दिस ग्लास स्लैब। तो कॉन्केव मिरर की इमेज जो है वो ग्लास स्लैब के बाहर बनेगी, नॉट विद इन द ग्लास स्लैब, आउटसाइड बनेगी, ठीक है। कॉन्केव मिरर जो इमेज बना रहा है इट इज आउटसाइड द ग्लास स्लैब। वो लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई है कि वो ग्लास स्लैब से भी बाहर जाके मिलने वाली थी, ग्लास स्लैब से भी बाहर जाके मिलने वाली थी 60 सेंटीमीटर पे। अब जब बाहर से देखेंगे तो कहां से दिखेगी आते हुए, इसके लिए वो जो सेकंड तरीका था ना वो लगाने वाला हूं मैं। सेकंड तरीका, बाहर से देख रहे तो एयर से देख रहे, मैं मान लीजिए यहाँ ग्लास स्लैब पे आंखें लगा के देख रहा हूँ, तो मुझे कहाँ दिखेगी इमेज, वो देखते स्लैब से 10 सेंटीमीटर तो मुझे दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का मीडियम, प्लस इमेज जो पीछे बनती है वो v डिस्टेंस जो भी है वो साइन के साथ रखना होता है, और मिरर के पीछे वही मीडियम मानते जो आगे है ना। बस अब इसमें डाटा पुट कर दो, 10/2 विल बी 5, v आ रहा था -60/2, -60/2 विल बी -30, दिस इज -30 + 5, तो आंसर आ रहा है -25 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हो रहा है हम देख रहे थे इधर और इमेज बन रही पीछे, डायरेक्शन में उल्टा, माइनस का मतलब डायरेक्शन में उल्टा, हम देख रहे थे इधर और इमेज उधर बन रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इमेज जो फाइनल बनेगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद 25 सेंटीमीटर पे कहीं पर फाइनली बन रही है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस बन रही है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस बन रही है। देखो अच्छे से, ये समझ में आया कि नहीं बताओ, मैंने कैसे करा देखो। माइनस साइन का मतलब मैंने क्या निकाला समझो, मैं देख रहा हूं इस तरफ, माइनस साइन मतलब मेरे पीछे इमेज बन रही है। आ रहा सबको? सही आंसर तनिष्क का सही था, वेरी गुड तनिष्क। ध्रुव का भी सही दिख रहा है मुझे, ईशान का भी सही दिख रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे भी देखो कैसे करा मैंने। अथर्व का आंसर अच्छा, अथर्व ने मिरर से दे दिया, ओके।
सरफेस से 25 तो मिरर से हो जाएगा 35। यस यू आर करेक्ट, मिरर से 35 पर इमेज आएगी। तो पूरा लिखना था तो मैं समझ जाता कि आप मिरर से बोल रहे हो, शायद लिखा हो मैंने, शायद ध्यान नहीं दिया हो। देखो आ रहा है समझ में कैसे करा? चलिए वेरी गुड, है ना। तो ये अपन ने आज है ना रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, अपरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चंस करे। अभी इसमें कुछ वेलोसिटी के रिलेशन के बारे में कुछ समझना है अपन को, वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन देखना है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन वो करेंगे वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में छोटा सा पोर्शन इसका वेलोसिटी का बचा है। आपका बिगिनर बॉक्स में एक ही क्वेश्चन है वेलोसिटी का, तो बिगिनर बॉक्स तो पूरा कर सकते हो, तो नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स आपको पूरा करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। जिसका वेलोसिटी का जो क्वेश्चन बचा है वो कंप्लीट करेंगे, फिर टीआईआर स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो BB4 इज योर होमवर्क। चलिए मिलते हैं।